लास्ट क्लास तक हम लोग कुछ थियरी देखे थे, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ समझे थे। आज से धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करने के पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टॉपिक समझना होगा, जिसके बेसिस पे आगे का चैप्टर्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें से कुछ अगर टॉपिक्स का नाम लिखें, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये अलग से टॉपिक्स है। देन फिर अपना चैप्टर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग, इक्वेशन, जर्नल एंट्री एक्सेट्रा का। तो अभी उसको समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन वेरियस ट्रांजेक्शंस। कुछ हम लोग ट्रांजेक्शंस एग्जांपल लेंगे और वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंट का क्लासिफिकेशन होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देन प्रैक्टिकल रूल ऑफ अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल रूल मतलब गोल्डन रूल के अलावा जो हम लोग प्रैक्टिकली क्लास में यूज किया करेंगे उसको बोल रहे हैं प्रैक्टिकल रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, टाइप्स ऑफ अकाउंट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। याद करें अकाउंट किसको बोल रहे थे हम लोग। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसी को बोल रहे थे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, उसको हम लोग बोल रहे थे अकाउंट। अब सवाल ये कि क्या जितना ट्रांजेक्शन होता होगा सब कुछ एक ही जगह रिकॉर्ड करके रख दें? एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे। मान लेते हैं आप एक अकाउंटेंट है, आपका खुद का कोई शॉप है। आप उस शॉप पे बैठे और देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आपको पता चला, एक महीने का एग्जांपल लेते हैं, मंथली बेसिस पे आपको पता चला कि मंथली बेसिस पे सेल्स हुआ है 1 लाख रुपीज का, और ऑन एन एवरेज डेली एटलीस्ट 10 बार सेल होता होगा। कितने अमाउंट का होता होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 10 बार सेल तो डेली होता होगा। 1 लाख रुपए का सेल महीने भर में आप किए हैं, परचेज करके भी लाए होंगे। मान लेते हैं परचेज किए होंगे 60,000 का, कुछ सैलरी पे किए होंगे 20,000 का, रेंट पे किए होंगे, ये सारा खर्चा है 5,000 का, एंड अदर कुछ मिसलेनियस खर्चा हुआ होगा 1,000 का। इतना सारा ट्रांजेक्शन है। काफी शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत कम ट्रांजेक्शन लिखे, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर इतना भी ट्रांजेक्शन माने कि डेली बेसिस पे 10 बार सेल हो रहा होगा, डेली बेसिस पे 4 बार परचेज करके ला रहे होंगे, सैलरी पे किए, रेंट पे किए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन है। तो क्या सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक ही बार एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके रख दे, या सबको सेपरेटली सेपरेटली लिख के रखना ज्यादा सही होगा? सेल्स को अलग, परचेज को अलग, सैलरी को अलग, रेंट को अलग, मिसलेनियस को अलग, सब कुछ को एक ही जगह खिचड़ी बना देना ज्यादा सही होगा, या फिर सेपरेटली क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करना ज्यादा सही होगा? क्या करना ज्यादा सही है? सेपरेटली क्लासिफाई करके। सेपरेटली क्लासिफाई करके लिखना वो ज्यादा सही होगा। तो जब हम लोग ट्रांजेक्शन को सेपरेटली क्लासिफाई करेंगे तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मान लेते हैं आपको पता चला कि सेल्स हुआ है 1,000 रुपए का, एक दिन का एग्जांपल ले रहे हैं, देन 5,000 का, देन 10,000 का, देन 2,000 का। मान लेते इतना सेल्स हुआ है। परचेज किए हैं एक बार 2,000 का, देन 3,000 का, देन 1,000 का, देन 2,000 का, इतने का परचेज किए हैं।
बस यही दो एग्जांपल है। एक दिन में इतने टाइम सेल हुआ, इतने टाइम परचेज हुआ है विद रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो जब क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो क्या दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे कि सेल्स वाला कुछ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, परचेज वाला कुछ ले लेते हैं, या फिर पूरा का पूरा सेल्स अलग, पूरा का पूरा परचेज अलग, क्या करेंगे? सेल्स अलग परचेज अलग। सेल्स अलग एंड परचेज अलग, मतलब सेल्स का एक हेड बना देंगे और होने वाला सेल्स सारा का सारा वहीं लिखेंगे। परचेज का एक हेड बनेगा और होने वाला परचेज सब कुछ वहीं। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आपको एक डायरी दिया गया है जिसमें एक पेज के हेडिंग पे आप लिख दिए सेल्स, और दिन भर में जितनी दफा सेल हुआ होगा उस पेज पे जाके चढ़ाए होंगे। फिर एक पेज पे लिख दिए परचेज, जितनी दफा आप परचेज किए होंगे उस पेज पे लिखे होंगे। तो वो जो पेज है, एक पेज जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, या वो पेज जो सिर्फ और सिर्फ परचेज को रिप्रेजेंट करता है तो वो रिकॉर्ड, दैट मीन अकाउंट। जो पेज सिर्फ और सिर्फ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स अकाउंट। जो पेज सिर्फ और सिर्फ परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको बोलेंगे परचेज अकाउंट। सिमिलरली हो सकता है ऐसा ही एक पेज मेंटेन किए होंगे जहां पे हर एम्प्लॉय का डिटेल लिखे होंगे कि कब किसको कितना पैसा पे किए हैं, सैलरी या वेजेस। तो वो भी तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मतलब अकाउंट। और वो किस चीज का रिकॉर्ड है? सैलरी का, तो उसको बोल देंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। तो अकाउंट है क्या? अकाउंट का मतलब इन शॉर्ट यही, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन तो बहुत सारा हो सकता है ना, वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है। कुछ एग्जांपल लेके देखें। तो क्या हर ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके रखेंगे? तो नहीं, हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्लासिफिकेशन नॉर्मली होता है उसके कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे सेल्स एक जगह लिख दो, परचेज एक जगह लिख दो, सैलरी एक जगह लिख दो। सर्टेन ट्रांजेक्शन को एक जगह पे ग्रुप कर लेंगे, एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन बनाएंगे, और उसका एक कॉमन हेड होना चाहिए जो हर ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और उस हेड को हम लोग अकाउंट का नाम दे देंगे, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट। तो अकाउंट है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, बट अब अपने पास ढेर सारा अकाउंट होगा। कुछ एग्जांपल अगर ले तो सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट क्या बताएगा? सिर्फ होने वाला सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। परचेज अकाउंट सिर्फ परचेज रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश अकाउंट सिर्फ कैश रिलेटेड चीज, पैसा आया चाहे गया, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सेट्रा, ऐसा बहुत कुछ होगा। तो ये कुछ एग्जांपल था कि फर्दर अकाउंट का टाइप क्या हो सकता है। अब इस अकाउंट के टाइप को प्रॉपरली वेरियस पार्ट में क्लासिफाई किया गया। हर टाइप का एक नाम है, नाम क्या वो समझते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, एफएक्यू के अंदर आएगा। मतलब पहले ही बताया क्या होता है एफएक्यू का क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले अकाउंट दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, एक को इम्पर्सनल अकाउंट। तो अगर क्लासिफिकेशन अकाउंट पूछा जाए तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, ये दो टाइप का अकाउंट होगा। फर्दर जब हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं तो इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का होता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले पर्सनल एंड इम्पर्सनल में क्लासिफिकेशन हुआ, फिर इम्पर्सनल का दो कैटेगरी और होगा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का तीन कैटेगरी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
पर्सन मतलब एक इंसान, किसी व्यक्ति को अगर रिप्रेजेंट करने वाला कोई अकाउंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे आपका एक डेटर था, डेटर किसको बोलते हैं हम लोग पहले क्लास में बताए थे कि जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। और वो डेटर था राम, राम नाम का एक डेटर था जिसके साथ डेली आपका ट्रांजेक्शन होता था। वो डेली आपके दुकान से सामान खरीद के जाता था, फिर 2-4 दिन के बाद कुछ पैसा पे करता था, फिर सामान जाता था, सो ऑन लगा रहता था। मतलब राम के साथ बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता था, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता था। तो उसको भी सेपरेटली ग्रुप करके रखेंगे आप। एन से होने वाला ट्रांजेक्शन, राम से होने वाला ट्रांजेक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड करके रख लें। तो ये जो राम अकाउंट बनेगा, ये राम कौन है? एक इंसान है ना, एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जो किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंसान होना जरूरी नहीं क्योंकि आगे आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो हाँ ये एक पर्सनल अकाउंट है। बट अगर किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीनरी पड़ा हुआ था, क्या ये मशीनरी किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, उसको बोल देंगे इम्पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट पहले दो पार्ट में बटेगा, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अगर किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो गया तो पर्सनल, अदरवाइज इम्पर्सनल। अब पर्सनल में भी 3 टाइप के हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन वैसे पर्सनल अकाउंट को बोलेंगे जो किसी जिंदा इंसान का बात करेगा, जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस जेड, राम श्याम, कोई भी। तो अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सन। पर्सनल के अंदर ही नेचुरल है, कोई नॉर्मल इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो इंसान है नहीं, उसको इंसान के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कंपनीज, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, वो सांस नहीं ले सकती है, बात नहीं कर सकती है। बट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब आइडेंटिटी, अपना पहचान। तो बिजनेस का भी तो अपना पहचान था। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है, एमडी कौन है, उसका ऑनर कौन है, ये सबसे आपको मतलब नहीं, आपको तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मतलब है। तो वो भी एक आइडेंटिटी रखता है, बट वो एक जिंदा इंसान नहीं है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। जितनी भी कंपनी से होती है उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर काउंट करते हैं। तो पर्सनल के अंदर पहले दो हुआ, नेचुरल पर्सन देन आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन उनको बोलेंगे जो जिंदा इंसान हो, और आर्टिफिशियल पर्सन उनको बोलेंगे जो किसी एक्ट के थ्रू जन्म लेते हो, बनाया जाता हो, कंपनीज वगैरह। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल लिखेंगे, सारा कुछ पहले समझ ले। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वैसे पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ना तो वो नेचुरल है ना तो वो आर्टिफिशियल है, वो दोनों में से किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर, डेटर्स का मतलब वो जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे। तो ऐसा तो बहुत कोई होगा ना जिसको उधार में सामान बेचे, मान लेते एक ही इंसान था राम जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे, तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। मेरे पास एक ही इंसान था जिसको उधार में सामान बेच रहे थे, रिलायंस एंड कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। बट मेरे पास ऐसा 50 लोग हैं जिसको उधार में सामान बेचते हैं हम। अब 50 लोगों का नाम अलग अलग लिखना पॉसिबल नहीं है, छोटा सा अकाउंट बनाना है, समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना है, तो 50 का नाम एक साथ लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर 50 के लिए एक वर्ड का यूज करना है, तो उसको बोल देंगे डेटर। जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए होंगे, तो टीचर के पास एक उपाय क्या है कि 50 का नाम ले लेके बोले चलो तुम आओ तुम आओ तुम आओ, 1 बाई 1। तो वो हो जाएगा नेचुरल पर्सन के हिसाब से चलना। बट टीचर को चाहिए था कि पूरे क्लास को ही असेंबली में बुलाया जाए, बाहर बुलाया जाए, तो उसके लिए वो क्या बोलेगा, सारा स्टूडेंट बाहर आओ। तो फिर वहां पे ना तो वो किसी का नाम यूज किया, नेचुरल पर्सन का नाम यूज किया, वो सीधा एक ऐसा नाम यूज किया जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है। नेचुरल पर्सन में एक एक का नाम लेंगे जो जिंदा इंसान होगा उसका, आर्टिफिशियल में
नाम रहेगा बट वो जिंदा इंसान का नहीं, किसी कंपनी, बैंक एक्सेट्रा का नाम रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हम लोग बहुत सारे लोगों के बदले में कोई एक नाम यूज करना चाहेंगे, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स। जब हम लोग सिंपली बैंक बोल देते तो हो सकता है बैंक में मेरा 4 बैंक के अंदर अकाउंट हो, एसबीआई में है, एचडीएफसी में, एंड सो ऑन, बहुत सारे बैंक में अकाउंट है। तो अगर एक एक करके नाम बोले एसबीआई का अकाउंट, तो एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एचडीएफसी का बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन है। बट चारों के बदले में हम एक ही बार बोलना चाहते हैं बैंक अकाउंट, तो फिर वो बन जाएगा मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप का अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक एक करके पहले तीनों को लिख देते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, that type of record which belongs to certain person, जो किसी सर्टेन पर्सन से बिलोंग करता होगा। अब ये पर्सन मे बी लिविंग, नेचुरल हो, और क्रिएटेड अंडर लॉ, किसी एक्ट के अंदर क्रिएट किया हो, कंपनी वगैरह, दोनों को पर्सनल बोलेंगे। फर्दर पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड in 3 parts. कौन कौन से? पहला था नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन, अकाउंट belonging to some नेचुरल या लिविंग ह्यूमन बीइंग, जैसे मिस्टर एक्स, वाई, मिसेस जेड एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अकाउंट belonging to some person created under law। वैसे पर्सन से बिलोंग करता होगा जो लॉ के अंदर क्रिएट किया गया हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई जिंदा इंसान नहीं, लॉ के अंदर क्रिएट किया इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिलायंस कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी होगा, कोई ट्रस्ट हो सकता है, एनपीओ वगैरह, तो वो सारा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर काउंट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दिस accounts are used to represent group of natural या आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन का ग्रुप होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे डेटर, इट इज यूज्ड
to represent all those persons, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, नेचुरल भी आर्टिफिशियल, इधर ही कर देते हैं, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी, to whom goods are sold on credit। तो डेटर किसको बोलेंगे हम लोग, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे हर उस पर्सन के लिए, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं। वैसा 100 लोग होगा, 100 का नाम लेने के बदले एक ही बार बोल दिए डेटर, तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक का नाम यूज करने के जगह पे कुछ और नाम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलेंगे। जैसे कैपिटल, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कैपिटल क्या होता है, ऑनर जब कुछ पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोल रहे हैं। तो कैपिटल किसके लिए यूज कर रहे थे, उस पैसे के लिए जो ऑनर लगाया था। ऑनर का कुछ तो नाम होगा ना भाई, कुछ मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ तो नाम होगा, लेकिन वो नाम नहीं लिख के हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो भले वहां पे ग्रुप नहीं है, बट फिर भी एक पर्सनल अकाउंट के जगह पे, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट के जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। इसका यूज कब करते हैं, टू रिप्रेजेंट द ऑनर, ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल हुआ, ड्राइंग हुआ, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। तो ये था बिल्कुल पहला अपना नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर 3 टाइप का अकाउंट था, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। क्या इसके बाद 2 चीज देख रहे हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल, रियल अकाउंट हम लोग एसेट्स के लिए यूज करते हैं। जितना भी एसेट होगा वो रियल अकाउंट होगा, कुछ एक्सेप्शन है। तो रियल अकाउंट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड फॉर एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, अपॉन विच वी हैव राइट,
जिसके ऊपर अपना राइट हो वो एसेट होता है। राइट कितने टाइप का? राइट टू यूज, राइट टू रीसेल एंड राइट टू रिकवर। राइट टू यूज, राइट टू रीसेल, राइट टू रिकवर। राइट टू यूज जैसे कि आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी था, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट टू यूज। एक लैंड एंड बिल्डिंग था, फैक्ट्री चला सकते, यूज कर रहे हैं, राइट टू यूज। राइट टू रीसेल, गुड्स खरीद के लाए थे, दुकान में पड़ा हुआ है सामान, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके ऊपर भी राइट है, वो भी एसेट है मेरे लिए। रिकवर मतलब किसी को पैसा दिए तो उसे वापस लेने का राइट है, इन्वेस्टमेंट। या किसी को सामान दिए थे उससे पैसा लेने का राइट है, तो उसको बोल देंगे डेटर्स। एडवांस में कुछ किसी को खर्चा दिए थे, एडवांस एक्सपेंसेस करके रखे थे, उसको भी या तो पैसा लेने का राइट है या तो उसे काम करवाने का राइट है, उसको भी रिकवर ही बोलेंगे। तो राइट जिस चीज के ऊपर हो जाए वो एसेट बन जाता है। और 3 टाइप का राइट होगा, राइट टू यूज, राइट टू रीसेल एंड राइट टू रिकवर। जैसे कुछ एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, कई बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लांट क्या है, मशीनरी क्या है? तो जो डिफरेंस फर्नीचर एंड फिक्सचर में था वही डिफरेंस प्लांट एंड मशीनरी में होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर में क्या डिफरेंस था कि अगर कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकता है तो उसको हम लोग फर्नीचर बोल रहे थे, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, ये सारा कुछ फर्नीचर बोल रहे थे। बट अगर कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो सकता तो उसको हम लोग फिक्सचर बोल दिए। जैसे ट्यूबलाइट एक जगह लग गया वो वहीं पे रहेगा, बल्ब एक जगह लग गया वहीं पे रहेगा, फैन एक जगह लग गया वहीं पे रहेगा, तो उसको फिक्सर बोल रहे थे हम लोग। तो सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी में भी डिफरेंस होता है। मशीनरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है अगर, तो वो मशीनरी है। जरूरी पड़ने पे एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में मूव कर सकते हैं, मशीनरी है। बट अगर कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव हो ही नहीं सकता तो वो प्लांट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आसपास में देखे होंगे डीप बोरिंग करता है पानी के लिए, हैंडपंप के लिए डीप बोरिंग करेगा। तो क्या एक जगह पे हैंडपंप लग गया, वो डीप बोरिंग हो गया, तो उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कि यहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जाके लगा दे? पॉसिबल नहीं है वो, तो वो बनेगा प्लांट का एग्जाम्पल। बट अगर मोटर पंप हो, वाटर पंप हो, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, उसको एक जगह से एक कुआं से उठाए दूसरे कुआं पे भी ले जाके फिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग मशीनरी बोलेंगे। तो प्लांट और मशीनरी, प्लांट फिक्स हो जाता है तो उसको प्लांट बोल देते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो सकता। मशीनरी एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकता है। तो प्लांट और मशीनरी ये मेरे लिए एसेट है। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी क्यों एसेट है? यूज करने का राइट है। फर्नीचर फिक्सचर क्यों एसेट है? यूज करने का राइट है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग रिकवर करने का राइट रखते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं, रिकवर करने का राइट है। कैश, ये भी एसेट है, कैश इन हैंड, यूज करने का राइट है, जब जहां मन किया यूज कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं। स्टॉक, ये भी एसेट है, क्यों एसेट है? रीसेल करने का राइट है, उसको दोबारा बेच सकते हैं, वापस से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सबका सब एसेट है मेरे लिए। ऑल आर एसेट। डेटर, डेटर भी तो एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि अपना राइट है इस पे रिकवर करने का, पैसा इससे हम लोग वापस ले सकते हैं, तो है तो डेटर भी एसेट अपने लिए। ड्राइंग, ये भी एसेट, टेम्पररी बेसिस पे लेके गया था ऑनर पैसा, तो वो पैसा लाके देगा, वो भी राइट है कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, काम करवाने के पहले ही किसी को पैसा दे दिए तो राइट है, चाहे तो पैसा वापस ले सके और नहीं दिया तो काम वापस से उसे करवा सकते हैं, तो ये भी एसेट है। बैंक, बैंक भी एसेट है क्योंकि बैंक में जैसे कैश,
कैश इन हैंड, पॉकेट में जो पैसा पड़ा हुआ उसको भी आपको यूज करने का राइट है। सिमिलरली बैंक में अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो एटीएम से निकाल के उसको भी यूज करने का राइट है, बैंक से निकाल के। तो है तो ये भी एसेट, तो फिर इसको अलग क्यों लिखे, ऑल आर एसेट। तो फिर अलग क्यों लिखे, अलग इसलिए लिखे क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब क्या था, जो एसेट होगा वो रियल अकाउंट होगा, बट इट हैज सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एसेट तो होगा बट रियल अकाउंट नहीं होगा। जैसे ये सारा कुछ, डेटर एक पर्सनल अकाउंट था, किस टाइप का पर्सनल था, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव, प्रीपेड रिप्रेजेंटेटिव, बैंक रिप्रेजेंटेटिव। किसी एक बैंक का नाम स्पेसिफाई कर देते तब उसको आर्टिफिशियल बोल सकते थे। तो ये सबका सब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो जो एसेट पर्सनल के नाम पे क्लासिफाई हो गया तो उसको दोबारा रियल के नाम पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। एक अकाउंट एक ही जगह पे क्लासिफाई होगा, या तो पर्सनल में क्लासिफाई होगा, या तो रियल में, या तो नॉमिनल में। तो एसेट्स जितना होता है वो एसेट्स होगा तो अपने लिए रियल, बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो एसेट्स जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में कवर हो गए हैं उनको रियल में दोबारा नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि डेटर पर्सनल में भी होगा रियल में भी होगा, नहीं। एक बार पर्सनल में आ गया तो बस हो गया, उसका कहानी खत्म। बचा हुआ जो एसेट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट होगा। लिख देते हैं इस चीज को, एसेट्स belonging to पर्सनल नेचर, चाहे किसी भी टाइप का पर्सनल, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। इनको रियल अकाउंट के जैसा क्लासिफाई नहीं कर सकते, ऑल्दो एसेट है ये। ऐसा नहीं कि कुछ और बन गए होंगे, एसेट के एसेट ही है बट रियल नहीं है, पर्सनल है। ऑल्दो इट रिमेन टू बी एसेट, रहेगा तो एसेट ही। एग्जाम्पल के लिए वो चाहे तो आप लिख सकते हो वही वाला एग्जाम्पल दोबारा। ये था रियल अकाउंट, पहला पर्सनल, दूसरा रियल। सारा का सारा एसेट आएगा, बट जो एसेट ऑलरेडी पर्सनल में क्लासिफाई हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। और थर्ड नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसका कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, रेफरेंस नहीं हो, नाम मात्र का अकाउंट, उसको बोलते हैं नॉमिनल, मामूली सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इसको मामूली सा अकाउंट क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करने वाला अकाउंट होगा जो ना ईयर आफ्टर ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। कहने का मतलब, पहले पर्सनल पे आते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी को उधार में सामान बेचे थे इस साल। हम लोग जानते हैं 12 महीना के पीरियड पे एक साल कंप्लीट होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो किसी को उधार में सामान बेचे थे इस साल, बट वो इस साल पैसा नहीं दिया, अगले साल उससे पैसा मांगेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल पैसा मांगेंगे। बैंक में पैसा जमा करके रखे थे इस साल बैंक से पैसा नहीं निकाले तो क्या अगले साल निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए थे रियल के लिए, इस साल यूज किए बट अभी वो खत्म नहीं हुआ है तो अगले साल वापस से यूज कर सकते हैं। तो ये सारा वैसा अकाउंट था, पर्सनल और रियल, जिसको ईयर आफ्टर ईयर पास किया जा सकता है, रोल ओवर किया जा सकता है। बट नॉमिनल अकाउंट वैसा अकाउंट होगा जिसको ईयर आफ्टर ईयर रोल ओवर नहीं करेंगे। इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम इसी साल खत्म करेंगे। फिर नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को बोलते हैं जो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अकाउंट रिप्रेजेंटिंग दो चीज, इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। साल भर का इनकम और एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कोई अकाउंट होगा तो उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी, ये
एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता होगा, नॉमिनल है। सेल्स, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। परचेज, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही एक वर्ड होगा सेल्स रिटर्न, हम किसी को सामान बेचे थे, वो सामान लौटा के चला गया। जब हम सामान बेचे थे तब हम बोले इनकम होगा, पैसा मिलेगा, बट जब वो सामान लौटा दिया तो क्या दोबारा वो पैसा देगा अपने को? नहीं देगा। सामान लौटा दिया तो फिर पैसा नहीं देगा, तो इसको हम लोग डीम्ड एक्सपेंस मान लेते हैं। ये होता नहीं एक्सपेंस, बस मान लेते हैं कि ये एक्सपेंस के जैसा है, या डिडक्शन ऑफ इनकम, इनकम का कटौती। सिमिलरली परचेज रिटर्न, आप कहीं से सामान खरीद के लाए थे, आपको पसंद नहीं आया, आप लौटा दिए। सामान खरीद के लाए थे तो आपको लग रहा था पैसा देना होगा, खर्चा, बट सामान ही लौटा दिए तो फिर पैसा क्यों देंगे? तो इसको वापस से डीम्ड कर लेंगे कि इनकम के जैसा है, या डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कम हो जाएगा, आप सोच के चले तो 100 रुपया देंगे, बट 20 रुपया का तो सामान ही लौटा दिए तो 80 ही देंगे, खर्चा कम हो जाएगा आपका। रेंट पेड, खर्चा। सैलरी पेड, अच्छा सैलरी ऊपर लिख चुके हैं। इंटरेस्ट रिसिप्ट, बैंक में बहुत सारा पैसा जमा करके रखे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो इनकम। वेरियस अकाउंट होगा ऐसे, अगर इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करने वाला अकाउंट हुआ तो उसको बोल देंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप का अकाउंट रहा अपने पास, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल जो किसी जिंदा इंसान या किसी आर्टिफिशियल इंसान का बात करेगा, जो कि किसी लॉ के अंदर क्रिएट हुआ हो, तो उसके अंदर 3 चीज हुआ, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन फिर आया अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब या आप, ये हम लोग एसेट्स के लिए यूज करते हैं, ऑल्दो वो एसेट जो ऑलरेडी आ चुका है पर्सनल अकाउंट में, वो दोबारा रियल के अंदर क्लासिफाई नहीं होगा। अब बच गया 2 चीज, इनकम एक्सपेंसेस, वो नॉमिनल में जाएगा। तो 4 ही चीज होता है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट पूरा आ गया यहाँ पे, नॉमिनल में पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंस आ गया। एसेट्स को रियल में क्लासिफाई कर दिए। लाइबिलिटीज जो होगा वो पर्सनल में क्लासिफाई होगा, कुछ पर्सनल एसेट भी होता है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।